नमस्कार। आज हम आपको सिंपल क्लोज लूप सिस्टम के बारे में बताएंगे। ये एक सिंपल कंट्रोल ब्लॉक है। सबसे सिंपल यही होता है। इसमें जो एस फंक्शन लिखे हैं, आज हम इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको बताएंगे। रियल वर्ल्ड में क्या होता है, रियल वर्ल्ड में कैसे काम करता है, इसका मतलब क्या है। तो इसलिए आप शुरू से ध्यान से सुने, जिससे आप कभी सिस्टम डिजाइन करें तो वो आपको मदद करेगा। इसमें एक फॉरवर्ड पाथ है जिसका ट्रांसफर फंक्शन लिखा है GS। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम इसको इस इनपुट से मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, तो हमको आउटपुट मिल जाता है। एच फंक्शन लिखने का यही फायदा है, मैथमेटिक्स इजी हो जाती है। एक फीडबैक पाथ है जिसको H बोलते हैं और यहाँ प्लस माइनस है। ये इनपुट है, ये आउटपुट है। अब देखिए यहाँ R माइनस बी इक्वल टू ई, R माइनस बी इक्वल टू ई लिखा है हमने। सिंपल है ना। इस प्रकार E को G से मल्टीप्लाई कर दें तो C आ जाएगा, तो E को G से मल्टीप्लाई कर दिए तो C आ जाएगा। यह हमने S नहीं लिखा है जिससे सिंपल लगे, एक्चुअल में S होता है, इंडिकेट करने के लिए कि ये S फंक्शन है, टाइम फंक्शन नहीं है। यहाँ पर ये इनपुट है, फीडबैक में इधर इनपुट होता है, ये आउटपुट होता है। तो C को S से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा B, तो C को S से मल्टीप्लाई किया तो B आ गया। अब अगर आप इन तीनों को सॉल्व करें तो C आउटपुट है और R जो इनपुट है उसका रेशियो ये आ जाता है, जिसको कि इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं, जो कि हमने इधर लिख रखा है। तो यहां से लेकर यहां तक ये हिस्सा ये है, ये R है, ये आउटपुट है। और इस फंक्शन को जैसा आप जानते हैं बोलते हैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये टेक्स्ट बुक में या कॉलेज में बोलते हैं, लेकिन जब आप सिस्टम डिजाइन करेंगे, हमने बहुत से किए इसलिए बता रहा हूं, वहां पे इसको सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन भी बोलते हैं। एक्चुअली यही बोलते हैं, ये कम यूज होता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये हम बाद में बताएंगे आपको, इसका अभी आप यहीं रहिए। तो ये सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा। अब हम इसका टाइम से क्या कोरिलेटेड है, कोरिलेशन है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अब मान लीजिए हम एक कैपेसिटर लेते हैं। कैपेसिटर शुरू में कुछ चार्ज है, इसके ऊपर कुछ वोल्टेज है। अब अगर इसमें करंट फ्लो करें, इसको चार्ज करें, तो इसका वोल्टेज चेंज हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ेगा। और यहां पे हम करंट अगर इससे हटाएं, इसको डिस्चार्ज करें, तो इसका वोल्टेज कम होगा। जैसे यहां हमने दिखाया है, देखिए चार्ज होने पे वोल्टेज बढ़ता है और डिस्चार्ज होने पर वोल्टेज कम होता है। अभी डिटेल में हम बाद में बताएंगे आपको। अब इस कैपेसिटर को चार्ज करने का एक तरीका को यह है कि RC से चार्ज कहीं रजिस्टर लगा दे, यहां वोल्टेज दे दे तो ये चार्ज होने लगेगा। लेकिन सिस्टम में, कंट्रोल सिस्टम में ये यूज नहीं होता, ये यूज होता है। ये IC है, यहाँ रजिस्टर लगा है, यहाँ फीडबैक पाथ में कैपेसिटर लगा है और यहाँ पे R है। इसका गेन 1 है, -1। इसका गेन ये माइनस यहाँ भी आएगा। हमने 2 इसलिए लगाए हैं कि यहाँ +2 तो प्लस मिले, -2 तो माइनस मिले। एक्चुअल कंट्रोल सिस्टम में ऐसा ही होता है। फीडबैक यहाँ कभी नहीं देते, या इनपुट यहाँ कभी नहीं देते कि इनपुट दे दिया और प्लस का प्लस मिल गया, उससे हमें इंटीग्रेशन फंक्शन नहीं मिलता। तो हम यहाँ देते हैं और फिर एक और नेगेटिव गेन का लगाते हैं IC। ये नेगेटिव गेन है ना, यूनिटी गेन, तो हमें आउटपुट मिलता है। और इसमें जब हम वोल्टेज देंगे तो इसमें करंट फ्लो होगी, ये करंट इसमें जाएगी और ये चार्ज होगा। अब इसकी खासियत ये है कि अगर ये पहले से चार्ज है और आप इनपुट 0 दे दें, ये 0 है ना, तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो ये उतना ही बना रहेगा।
ये नहीं कि 0 दे दिया तो ये 0 होगा। ये 0 मान लीजिए यहाँ पे आपने कुछ 10 वोल्ट दिया और ये चार्ज होने लगा और ये 5 वोल्ट चार्ज हो गया, उसके बाद ये आपने हटा लिया तो ये 5 बना रहेगा, ये 0 नहीं होगा, ये होल्ड करेगा, क्योंकि डिस्चार्ज होने के लिए इसमें करंट चाहिए और करंट तो फ्लो नहीं हो रही, हमने हटा ली। तो जब हम यहाँ इनपुट देते हैं तो कैपेसिटर चार्ज होता है या डिस्चार्ज होता है इस पाथ से। अब इस ट्रांसफर फंक्शन को हम 2 फॉर्म में मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, एक है टाइम फंक्शन में और एक है एस फंक्शन में। मैंने देखिए दोनों दिखाए हैं। एस फंक्शन में पहले हम बताते हैं गेन क्या होता है, दिस बाई दिस, इसका इम्पीडेंस कितना है 1/CS, तो हमने गेन लिखा है 1/CS बाई ये R है बाई R, तो ये आ गया 1/RCS। और निगेटिव साइन हमने हटा दिया क्योंकि यहां भी निगेटिव है यहां भी निगेटिव है। तो दिस आउटपुट बाई दिस इनपुट एस फंक्शन में आया इसका ट्रांसफर फंक्शन 1/RCS। इसी को अगर हम टाइम फंक्शन में करें तो ये इंटीग्रेटर है, इसको आपने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया होगा, v = 1/c i/dt। इसको इंटीग्रेट करें तो यहाँ कांस्टेंट आता है। ये कांस्टेंट क्या होता है, आपने बहुत बार मैथमेटिक्स में ये k की वैल्यू भी निकाली होगी। इसको इनिशियल कंडीशन बोलते हैं, जो कि ये है। ये जो कैपेसिटर हमने प्री चार्ज कर रखा है ये कुछ नहीं है, यही वैल्यू है। जब टाइम 0 होता है हम स्टार्ट करते हैं, उस समय कैपेसिटर की वैल्यू जो होती है या वो जितने वोल्टेज पे चार्ज होता है वो वैल्यू ये है, वो यहाँ नहीं दिखाई है। ये टाइम फंक्शन में दिखाते हैं, हम इधर नहीं दिखाते, यहाँ सिस्टम अलग होता है। अब यहाँ क्या होगा, अब मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। ये एरर क्या है अभी थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए। मान लीजिए ये कैपेसिटर 10 वोल्ट चार्ज है, हमने पॉजिटिव दिया तो चार्ज होने लगेगा, 10 का 12 हो जाएगा, 0 हुआ तो 2 हो जाएगा, -10 होगा तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं निगेटिव दे दें, निगेटिव वोल्टेज दे दें तो ये डिस्चार्ज होने लगेगा, 10 है तो 8 हो जाएगा, 0 है तो -2 और -10 है तो कम हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ये जो शुरू में है ये इनिशियल कंडीशन लिखी है, यहाँ देखिए ये इनिशियल कंडीशन अगर आप टाइम बेस पर मैथमेटिकल फार्मूला निकालें तो वो ये होती है। अब हम कंट्रोल पर आते हैं। कंट्रोल समझने के लिए रियल टाइम में ये जो HS है इसको आप 1 मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये डायरेक्ट जाता है ऐसे, जो कि मैंने इधर दिखाया है। तो ये इधर दिखाया हुआ है, ये V इनपुट है, ये आउटपुट है, और ये वाला ब्लॉक ये है। ये जो अंदर वाला ब्लॉक है ये और कुछ नहीं, यही होता है। इसको आप सर्किट से रियलाइज कर सकते हैं या CPU से। तो ये जो आप स्टार पॉइंट देख रहे हैं ना, ये स्टार, ये स्टार, ये स्टार, ये स्टार, ये एक ही है। ये जो GS है ये है, V इनपुट आउटपुट छोड़ दीजिए, ये GS ट्रांसफर फंक्शन ये है, और इधर 1/RCS है, और यहां हमने ये लिख रखा है। तो इस ब्लॉक को 3 तरह से डिनोट कर सकते हैं, एक तो इंटीग्रेशन मेथड से, एक 1/RC से, ये भी डिनोट करते हैं, एक और 2-3 तरीके हैं, और एक GS, और ये आउटपुट है। और ये जो प्लस माइनस के बाद सिग्नल होता है, यहाँ E लिखा है ना, इसको एरर बोलते हैं एक्चुअल सिस्टम में। ये एरर अगर सिस्टम ठीक से काम कर रहा है तो हमेशा 0 होती है। अब हम समझाते हैं कंट्रोल सिस्टम एक्चुअल टाइम में कैसे काम करता है। अभी आप फिर से यहां देखिए, ये एरर 0 है और ये फंक्शन ये है, कैपेसिटर है, ये है। मतलब अगर एरर आएगी तो इसका वोल्टेज चेंज होगा,
इधर 0 होगी तो ये वोल्टेज वही रहेगा, इधर माइनस होगी तो इसका वोल्टेज कम होगा। अब अगर इधर पॉजिटिव है तो ये वोल्टेज बढ़ेगा, इधर नेगेटिव है तो ये वोल्टेज घटेगा। अब मान लीजिए आप एक मोटर कंट्रोल कर रहे हैं, अब हम रियल टाइम में इसका मतलब बताते हैं। ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट क्या है कि आप चाहते हैं कि मोटर की स्पीड 100 आरपीएम हो, आपने इसको सेट कर दिया किसी पोटेंशियोमीटर से 100 आरपीएम। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इसका आउटपुट भी 100 आरपीएम आ रहा है, ओके। तो ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये फीडबैक भी 100 होगा। 100 में 100 सब्ट्रैक्ट करिए तो क्या आता है 0, इधर 0 हो गई। जब 0 होगा तो इसमें क्या होगा, अंदर कैपेसिटर है ना, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर पहले ये 100 थी तो 100 ही रहेगी, 0 नहीं होगी। मैं पहले भी बता चुका, अगर 10 है इनिशियल वैल्यू, इसको इनिशियल वैल्यू बोलते हैं, ये वहीं रहेगी। अब मान लीजिए किसी वजह से आप चाहते हैं कि 100 का 110 करें, तो आपने इसको बढ़ा दिया। जब 100 का 110 कर देंगे, ये तो 100 था, इसको आपने 110 कर दिया तो यहाँ क्या आ गया, प्लस आ गया, +10 आ गया ना। +10 आएगा, इधर प्लस होगी तो क्या हो गया, वोल्टेज बढ़ेगा। तो ये जो कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ने लगेगा। हमें चाहिए ना, यहाँ 100 था, हमने 110 कर दिया चाहते हैं, तो ये बढ़ने लगेगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक ये इधर 0 नहीं होती। ये 110 है, ये 100 या कुछ और है तो यहीं रहती, तो ये 100 से बढ़ना शुरू हो जाएगा। 100 का 101 होगा, जब ये 101 हो जाएगा तो यहाँ 110 माने यहाँ 9 हो जाएगा। अभी भी इधर पॉजिटिव है, अभी भी ये बढ़ेगा, तो ये बढ़ता जाएगा 110 हो जाएगा। जब 110 हो जाएगा ये 100 से, तो ये भी 110 है, ये भी 110 है, ये 0 इधर हो गई, यहाँ बढ़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि जब इनपुट इधर 0 हो गई तो ये वहीं का वहीं रह जाएगा। तो देखिए कंट्रोल काम कर रहा है। इसी प्रकार अगर हम 100 से 90 कर दें इसको, तो मान लीजिए 100 है, इसको हमने 90 कर दिया, हमें चाहिए 90 आरपीएम, तो यहाँ माइनस आ जाएगा ना। ये माइनस में 100 है, प्लस में तो माइनस हो गया। जब माइनस होगा तो आउटपुट क्या होगा, कम होगा। ये आउटपुट कम होगा, जो भी होगा आउटपुट कम होगा। तो 100 का 90 होगा, 80 होगा। जब तक ये आउटपुट इसके बराबर नहीं हो जाता, अगर हमने 90 कर रखा है, तो जब तक ये 90 नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे इधर माइनस आती रहेगी और आउटपुट 90 हो जाएगा। तो ये इधर पॉजिटिव है, ये इधर निगेटिव है। जब इधर पॉजिटिव होती है तो आउटपुट जो भी हो वो बढ़ने लगता है। अगर इधर 0 है तो वहीं रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। इधर पॉजिटिव हुई तो आउटपुट बढ़ने लगेगा, 10 का 12, 0 का 2। अगर माइनस है तो -10 को बढ़ा के -8 होता है। इसी प्रकार इधर नेगेटिव है तो कम होने लगता है। हम मान लीजिए हमें 100 ही चाहिए, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम आराम से बैठे हैं और ये मोटर चल रही है। अब मोटर तो पावर सप्लाई से चलती है ना, 220 वोल्ट से। मान लीजिए वोल्टेज कम हो गया, 220 का 200 वोल्ट हो गया, तो क्या होगा, पहले ये 100 चल रही थी, ये भी 100 था, ये भी 100 था। जब वोल्टेज कम हो गया तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, 100 की क्या हो जाएगी 90। अब देखिए कंट्रोल कैसे काम करता है। ये 90 क्यों हुई कि वोल्टेज कम हो गया सिस्टम का। हमने अभी भी 100 रख रखा है यहाँ पर सेटिंग में। तो जब ये 90 हो जाएगा तो ये 100 था, ये 90 हो गया, तो यहाँ पे इधर आ गई +10, मतलब बराबर नहीं है। जब +10 होगा तो ये कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा, ये वाला इसके अंदर होता है। ये रियल वर्ल्ड में समझ लीजिए, रियल वर्ल्ड में बता रहा हूँ मैं। रियल वर्ल्ड में यहाँ कैपेसिटर होता है। जब यहाँ पे 90 हो जाएगा तो यहाँ पे +10 आ जाएगा, इसको चार्ज करने लगेगा। चार्ज करने से ये आउटपुट बढ़ने लगेगा। तो आउटपुट कब तक बढ़ेगा, जब तक यहाँ 100 फिर से नहीं हो जाता। इसी प्रकार मान लीजिए 220 से मान लीजिए 250 वोल्ट हो गया सप्लाई वोल्टेज, तो मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी।
मगर क्लोज लूप कंट्रोल में क्या होगा, जैसे ये बढ़ा इमीडिएट, इसमें टाइम नहीं लगता, मिली सेकेंड लगता है। एक्चुअल कंट्रोल सिस्टम मिली सेकेंड में काम करते हैं, इनको सेकेंड नहीं लगता, बहुत फास्ट होते हैं वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। तो जैसे ही वोल्टेज बढ़ने से स्पीड 100 की 110 हुई, ये 110 हो जाएगा, ये 100 था तो ये माइनस है ना, 110 हो गया तो यह माइनस आ जाएगा। जैसे ही माइनस आया ये कैपेसिटर अंदर का डिस्चार्ज होने लगेगा और ये आउटपुट 110 से कम होने लगेगा जब तक ये 100 ना हो जाए। इसी प्रकार वोल्टेज वही हो, अगर यहाँ पे लोड दे दें ज़्यादा तो लोड देने से भी स्पीड कम हो जाएगी। जैसे ही स्पीड कम हुई यहाँ पे एरर आ जाएगी प्लस में, अगर ये कम हो गया तो प्लस होने से ये बढ़ाने लगेगा और आपको फिर वो स्पीड मिल जाएगी। तो क्लोज लूप कंट्रोल ऐसा होता है कि सिस्टम में कुछ भी चेंज हो, अगर आप अपना रेफरेंस कुछ रखें, वो सप्लाई वोल्टेज से हो, ओवर वोल्टेज से हो, अंडर वोल्टेज से हो, या लोड चेंज करें, या कुछ कंपोनेंट की वैल्यू चेंज हो जाए, मान लीजिए कैपेसिटर की वैल्यू चेंज हो गई विद टाइम, स्टेबिलिटी नहीं है इसमें, फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई, किसी भी कारण से अगर ये 100 नहीं है, यहाँ 100 है और ये 105 या 95 हो गया तो यहाँ एरर आ जाएगी, ये निगेटिव होना है। अगर ये बढ़ गया तो एरर निगेटिव हो जाती है, कम कर देता है, अगर ये कम हो गया तो एरर पॉजिटिव आ जाती है, तो ये बढ़ जाता है। तो ये जो ब्लॉक है ये यही ब्लॉक है, इसको जीएस बोलते हैं, ट्रांसफर फंक्शन। अब ये जो ब्लॉक है ये हमने फीडबैक दिखा रखा है। एक्चुअली होता क्या है कि ये तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 वोल्ट 10 वोल्ट, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं होता, ये पावर सर्किट होता है। ये 200 वोल्ट 300 वोल्ट और कभी कभी तो 2002 किलो वोल्ट या 2 लाख वोल्ट भी होता है, अगर 220 kV लाइन है तो इसको हम डायरेक्ट उससे कनेक्ट नहीं कर सकते, तो इसके बीच में ट्रांसफार्मर लगाते हैं। उसके बाद तमाम नॉइस आती है, इनमें डिस्टरबेंस होता है। यहाँ पे हमें डीसी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे एसी होती है, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सब काम ये ब्लॉक करता है, एसी को डीसी में बदलना, या कोई ट्रांसड्यूसर है उसको डीसी में बदलना, नॉइस को फिल्टर करना। तो ये गेन करता है कम, इसमें लो पास फिल्टर होते हैं। तो जब ये हम लगा देते हैं तो इसका रिस्पांस स्लो हो जाता है। आप जितना ये ज़्यादा लगाएंगे, क्योंकि यहाँ भी डिले आएगा ना, एक तो इसका डिले आ रहा है, किसका डिले आएगा, तो ये डिले लगाने से आपका रिस्पांस स्लो हो जाएगा। अब आपको समझ में आया जीएस क्या होता है। जीएस कुछ नहीं है यहाँ पर, बल्कि ये एक इंटीग्रेटर है। अगर आप टाइम में समझे तो समझ में आएगा, अगर आप एस में समझे तो समझ में नहीं आता। जब बड़े बड़े कंट्रोल सिस्टम होते हैं तो वहाँ बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, लेकिन डिजाइनर जब आप बड़े कंट्रोल सिस्टम को सिमुलेट करेंगे, मैटलैब में करेंगे तो टेस्ट हो जाएगा, लेकिन सिमुलेट करने के लिए पहले तो आपको ये सब बनाना पड़ेगा ना। सर्किट तो मैटलैब नहीं बना सकता, मैटलैब तो टेस्ट करेगा। सर्किट कौन बनाता है, डिजाइनर। अब डिजाइनर अगर बहुत सारे ब्लॉक हैं तो सोच नहीं सकता, तो डिजाइनर हमेशा इस छोटे से ब्लॉक को लेकर शुरू करता है, और उसके दिमाग में जीएस नहीं होता, उसके दिमाग में टाइम होता है। उसके दिमाग में ये घूमता है कि अगर हम इनपुट बढ़ा दें तो आउटपुट बढ़ेगा या घटेगा, कितनी तेजी से बढ़ेगा। वो सोचेगा ये आर है, ये सी है, अगर सी ज़्यादा होगा तो ये धीरे धीरे चार्ज हो, देखिए सी बढ़ गया तो ये कम हो जाती है ना इसकी वैल्यू है, जितना सी ज़्यादा होगा इसकी वैल्यू उतना कम हो जाएगी है? और सी ज़्यादा होने से उतने ही करंट में धीरे धीरे चार्ज होता है, क्योंकि सी बड़ा है। तो वो ये नहीं सोचता, कभी ये सोचता है, लेकिन जब वो टेस्ट करता है तब उसको इसको और इसको ट्रांसफर करके इसमें लिखना पड़ता है, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए इसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये इजी होता है। तो सोचता इससे है, वो करता इससे है। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने यहाँ वी इनपुट लिखा है, यहाँ वी इनपुट कहीं नहीं आ रहा, क्योंकि वो जो वी इनपुट है वो आई में है। जब सी के क्रॉस कैलकुलेट करते हैं तो ये वोल्टेज 0 तो ये भी 0 होगा, वी इनपुट कुछ भी हो ये 0 होता है। मगर इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो वी इनपुट पे डिपेंड करती है, वी इनपुट बाई आर। तो आई इक्वल टू होता है वी इनपुट बाई आर।
अब हम यहां पर आते हैं, ये जो हम बता रहे थे कि हम बाद में बताएंगे। देखिए ये जो स्टार देख रहे हैं ये स्टार है 1/RCS जी। अगर जी को आप 1/RCS लिख दें और h को 1 कर दें जैसा मैंने कहा है, यहाँ कहा था, और आप इसी को कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा। मतलब अगर h 1 है और ये 1/RCS होता है, 1/RCS होता है, तो ये जो सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है वो ये आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आप एक सिंपल RC लें और उसका आउटपुट बाय इनपुट दिखाएं, कैलकुलेट करें, तो ये 1/CS है, ये R है, तो 1/CS बाई दिस प्लस दिस R, ये भी यही आता है। तो ये जो सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन होता है बहुत ही सिंपल, वो एक लो पास फिल्टर की तरह ही होता है। लेकिन ये लो पास फिल्टर नहीं है क्योंकि इसमें इंटीग्रेटर नहीं है, या इंटीग्रेटर है, खाली ट्रांसफर फंक्शन, बिहेवियर अलग तरह का होता है। अब ये हमने तमाम आपको रियल वर्ल्ड में मैथमेटिकल फॉर्म में बताए। अब ये तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और पावर सिस्टम के बीच में कनेक्शन कैसे होता है, तो वो इधर है। देखिए ये जो फंक्शन है ये है। अब ये तो सिग्नल होता है 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 20 वोल्ट, ये तो मोटर को चलाएगा नहीं। तो ये जो पॉइंट है एक्चुअल में एक पावर सर्किट में जाता है। ये 10 वोल्ट या 5 वोल्ट पावर सर्किट थायरिस्टर या ट्रैक से काम करता है, या किसी और वजह से मॉसफेट से काम कर सकता है, उसका आउटपुट से मोटर चलती हैं। यहाँ पे आ गया मोटर है। अभी हमने जो मोटर बता रहे थे तो यहाँ मोटर दिखा देते हैं, ये मोटर है, मोटर चल रही है। इसी प्रकार ये जो आउटपुट है वो सीधा नहीं जाता इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, उसके बीच में कुछ और होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। तो एक्चुअल सिस्टम में ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को पावर में बदलने के लिए एक पावर सर्किट होता है और पावर को इसमें बदलने के लिए एक ट्रांसड्यूसर होता है। लेकिन जब हम मैथमेटिक्स करते हैं तो ये हम हटा देते हैं, कैलकुलेशन हम इसका करते हैं, क्योंकि ये एक एम्पलीफायर का काम करता है। ये स्टेप अप होता है, ये स्टेप डाउन होता है। तो ये चीज यहाँ हमने नहीं दिखाई है जो कि एक्चुअल सिस्टम में होती है, यहाँ भी नहीं दिखाई है। आज के लिए इतना ही।